ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपवा और अपवा का हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के नदियों को अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां। ठीक है, अध्ययन के लिए इस तरह से हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां के रूप में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियों का उद्गम देखेंगे। ठीक, तो हिमालय और उसके आसपास क्षेत्र से होता है हिमालय की नदियों का उद्गम। ठीक है, हिमालय की नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय क्षेत्र और उसके आसपास क्षेत्र से। ठीक है, या तो हिमालय से होगा और नहीं तो उसके आसपास क्षेत्र से। वही प्रायद्वीपीय नदी का उद्गम जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से व मध्य उच्चभूमि से होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्चभूमि। वही उसका प्रवाह प्रवृत्ति देखेंगे तो हिमालय की नदी 12मासी नदी होती है, लेकिन प्रायद्वीप की नदी ये मौसमी होता है। ठीक है, मतलब है कि 12मासी नदी जो है कि उसमें साल भर जल रहता है। हिमालय की नदी में साल भर जल एक जैसे रहता है, क्योंकि उसका जो स्रोत है वो हिमनद और वर्षा है। ठीक है, हिम से भी उसको जल मिलता है और वर्षा से भी, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी को केवल और केवल वर्षा से ही जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए ये मौसमी नदी है। ठीक है, क्योंकि इसको केवल मानसून के समय, वर्षा के समय ही जल प्राप्त होता है और बाकी समय ये पतली धारा के रूप में बहती है। नदी की प्रकृति, हिमालय की नदी की प्रकृति कैसा है? तो हिमालय की नदी लंबा मार्ग में बहता है, उबड़ खाबड़ मार्ग में अपर्दन करने वाला है, मार्ग बदलने वाला है और विसर्प आकृति का निर्माण करती है। ठीक है, हिमालय की नदी जो है उसका जो क्षेत्र है या उसका जो लंबाई है वो बड़ा है और ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र से बहता है, अपर्दन अधिक करता है क्योंकि ये ऊंचाई से गिरती है। मार्ग भी ये जब ये मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है तो ये मार्ग भी बदलता है और ये विसर्प आकृति का निर्माण करता है। इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं कि विसर्प आकृति कैसे बनता है। वही प्रायद्वीपीय नदी का जो लंबाई है वो कम रहता है। ठीक है, संकीर्ण रहता है नदी, मतलब कि उसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, चौड़ाई उसका कम रहता है और निश्चित मार्ग में बहता है। यहाँ जैसे हम लोग हिमालय की नदी में देखें कि मार्ग बदलने वाला होता है, वही प्रायद्वीपीय नदी एक निश्चित मार्ग में बहता है। जल ग्रहण क्षेत्र, बड़ा नदी द्रोणी, हिमालय का जो नदी द्रोणी है वो बड़ा रहता है, जल ग्रहण करने का क्षेत्र इसका बड़ा रहता है। वही प्रायद्वीपीय नदी में अपेक्षाकृत इसका नदी द्रोणी कम रहता है। ठीक है, छोटा नदी द्रोणी रहता है। उदाहरण हम लोग देखेंगे, हिमालय की नदी का उदाहरण है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदी, गंगा एवं उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी। इस तरह से जितनी भी नदी हिमालय से निकलती है, एक तो सिंधु का, गंगा का या ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। प्रायद्वीप नदी का उदाहरण है महानदी, गोदावरी, कृष्ण,
कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सब मुख्य नदी है। इसके अलावा भी कई नदी है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोग को बताएंगे। इस महानदी का गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सब का भी बहुत सारा छोटा छोटा सहायक नदी है, वो सबको हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे हिमालय की नदियां, और उसमें हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। चलिए इसको भी हम लोग मैप में देखेंगे। ये है मानसरोवर झील, और ये जो मानसरोवर झील है कहाँ पर है, तो तिब्बत में है। तिब्बत किसके अंदर आता है, तो चीन के अंदर है तिब्बत, और तिब्बत क्षेत्र में ही है ये मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत के पास। और यहाँ पर एक हिमनद है बोखरचू, और वहीं से निकलती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम भारत में नहीं है, चीन में है। ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ से निकल करके यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में ये लद्दाख का क्षेत्र है, और लद्दाख में यहाँ पर एक जगह का नाम है दमचोक, और वहीं से ये भारत में प्रवेश करती है, और इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए ये पाकिस्तान में चला जाता है। दमचोक नामक स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है, और चिल्लास नामक स्थान से ये भारत से बाहर निकलती है। ठीक है, ये दोनों जगह का नाम याद रखना है। दमचोक नामक स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है, और चिल्लास नामक स्थान से ये भारत से ये पाकिस्तान में चला जाता है। इस क्षेत्र में सिंधु नदी जास्कर श्रेणी और यह है लद्दाख श्रेणी। ठीक, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य ये बहता है, और जैसे ही ये जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी को पार करता है, यहाँ पर एक है बुंजी। ठीक है, एक जगह का नाम है बुंजी, और यहाँ पर सिंधु नदी महाखंड या बोलिए गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत मनोरम दृश्य बनाता है। ठीक है, ये यहाँ पर बुंजी नामक स्थान पर, वहां से ये नदी आगे बढ़ता है, और फिर इस तरह से ये आगे पाकिस्तान में चला जाता है। अभी हम लोग देखेंगे इसकी सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां। सिंधु में एक उत्तर तरफ से मिलने वाली नदी है, और दूसरा दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु में दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी, और ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। तो चलिए ये सब नदी को हम लोग मानचित्र में देखेंगे। तो ये सिंधु नदी इस तरह से आगे बढ़ रहा है। सिंधु नदी का ये होगा दहना साइड, उत्तर साइड ये दहना साइड होगा सिंधु नदी का, और ये होगा बाएं साइड। तो दहने साइड में ये श्योक, नुब्रा और हुंजा, ये मुख्य नदी सिंधु में मिलती है। ठीक है, और भी नदी है, लेकिन आप लोग का पाठ्य पुस्तक में यही 3 नदी का जिक्र है। सबसे पहले पूरब में मिलेगा ये श्योक नदी, और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। ठीक है,
श्योक की सहायक नदी है नुब्रा, ये दोनों आपस में मिलता है, इसके बाद ये सिंधु में मिल जाता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ हुंजा नामक एक नदी है जो सिंधु में मिलती है। सबसे दाहिने साइड से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले श्योक नदी मिल रहा है और सबसे बाद में हुंजा नदी इसमें मिल रहा है। अभी हम लोग देखेंगे दाहिनी ओर से बाएं ओर से मिलने वाली नदी या दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी। तो यहाँ पर क्या क्या नदी है? जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। चलिए ये सब नदी को हम लोग मानचित्र में देखेंगे। सबसे पहले जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करता है तो बाईं ओर से सबसे पहले जास्कर नदी मिलता है, ठीक है। और जास्कर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जास्कर श्रेणी से निकलती है और यहाँ इस तरह से ये सिंधु में मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कौन सा नदी है? तो यहाँ पर है झेलम नदी, और झेलम नदी इस तरह से ये कश्मीर में बहता है और यहाँ पर एक झील है, ठीक है, वूलर झील। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ा झील है, ठीक है। और यहाँ पर उससे आगे से यहाँ से झेलम निकलती है और फिर वूलर झील में प्रवेश करते हुए फिर ये आगे वहाँ से निकल जाता है और ये आगे बढ़ जाता है। यह है झेलम नदी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा नदी है? तो ये है चेनाब नदी, ठीक। और चेनाब नदी झेलम नदी में इस तरह से मिल जाता है और दोनों फिर आगे बढ़ता है। उसके बाद मिलता है ये रावी नदी, ठीक है। रावी नदी भी दोनों नदी में मिल जाता है, फिर तीनों नदी आगे बढ़ता है और आगे में यहाँ पर है व्यास नदी और ये है सतलुज नदी। ये दोनों नदी पहले आपस में यहाँ पर मिलता है और फिर दोनों सतलुज के नाम से आगे बढ़ता है और फिर ये दोनों भी मिल जाता है किसमें? ये झेलम, चेनाब और रावी में। और इस तरह से यहाँ पर 5 नदी हो जाता है जो मिल करके पाकिस्तान में एक जगह है मिठनकोट, वहाँ पर ये जा करके सिंधु में मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 नदी जो है ये सिंधु की मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। क्योंकि ये जो नदी है ये नदी का लंबाई आप लोग देख सकते हो ये ज़्यादा है। श्योक, नुब्रा, हुंजा ये छोटी छोटी नदी है, लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज ये बड़ा बड़ा नदी है और ये इसलिए सिंधु की मुख्य सहायक नदी है। और इस 5 नदी को पंच नद भी कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये मिठनकोट में पाकिस्तान में मिलता है और फिर ये आगे बढ़ जाता है पाकिस्तान में ही। और पाकिस्तान में एक कराची नामक एक शहर है और उसके पूरब में ये अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। इसका मुहाना क्या है? तो अरब सागर है। जहाँ से नदी निकलती है उसको उद्गम कहा जाता है और जहाँ पर नदी समाप्त होता है या झील में या महासागर में या सागर में मिल जाती है उसको मुहाना कहा जाता है। तो सिंधु नदी का मुहाना क्या है? तो अरब सागर है और ये कराची के पूर्व में है। और कराची कहाँ पर है? तो ये कराची पाकिस्तान में है। तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलता है और कहाँ पर?
जाता है तो ये तिब्बत से गया भारत में, और भारत से ये आगे जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से ये अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की लंबाई हम लोग देखिए कितना है, 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में ये जो सिंधु नदी है ये कम लंबा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कम है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि आगे ये पाकिस्तान में अधिक लंबा है। मतलब भारत में ये नदी कम ही बहता है। यहाँ पर हम लोग कुछ द्वीप को देखेंगे, विष्ट द्वीप, बारी द्वीप, रचना द्वीप, चाज द्वीप, सिंध सागर द्वीप। तो पहले हम लोग देखेंगे विष्ट द्वीप। व्यास और सतलुज के बीच जो द्वीप है उसको विष्ट द्वीप कहा जाता है। ठीक, और पिछले क्लास में हम बताए थे कि द्वीप क्या है, तो दो नदी के बीच का जो भाग है उसको द्वीप कहा जाता है। तो विष्ट द्वीप व्यास और सतलुज के बीच, यह है सतलुज नदी और ये है व्यास नदी, दोनों के बीच ये विष्ट द्वीप। बारी द्वीप तो व्यास और रावी के बीच ये बारी द्वीप है। उसके आगे है रचना द्वीप, रावी और चेनाब के बीच ये है रचना द्वीप। उसके आगे है चाज द्वीप, चेनाब और झेलम के बीच ये है चाज द्वीप। और आगे है सिंध सागर द्वीप, यह है झेलम और सिंधु के बीच। इस तरह से ये कई द्वीप के नाम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो नाम है ये नदी के नाम पर ही बनाया गया है, इसलिए ये याद हो जाएगा। आप लोग इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लेना। आगे देखेंगे हम लोग सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और इसके तहत सिंधु के जल का उपयोग भारत केवल 20% करेगा, बाकी 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। और इसमें भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में ये समझौता हुआ था और उसके तहत भारत केवल 20% जल का उपयोग करेगा और पाकिस्तान जो है वो 80% जल का उपयोग करेगा। और सिंधु नदी तंत्र का जल का उपयोग कौन करता है भारत में, तो पंजाब करता है, हरियाणा करता है और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, इन सब राज्यों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। ये जल का उपयोग सिंचाई के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज सिंधु नदी तंत्र देख लिए हैं और आप लोग समझ गए होंगे सिंधु नदी तंत्र। और आज का क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।